हेलो बच्चों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो जीव विज्ञान बाय वत्स। तो भैया इसमें लेकर के आए नई वीडियो जिसमें कि आप देखोगे कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके कोशिका वाले चैप्टर से लिए गए हैं, जिसमें कि टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और गोल्गी बॉडी। तो इनके कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल जो कि आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मतलब नीट में आने वाले सवाल हैं। आप ये मत सोचना कि नीट में आसान सवाल नहीं आते हैं, पूरे सवाल आसान ही होते हैं, बस बच्चों की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थोड़ी कम होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आसान हो जाए, अच्छी हो जाए, बढ़िया हो जाए, तो आप हमारे साथ पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी, जिसमें कि हम आपको नीट की तैयारी करा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में जाकर के आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट का लिंक, एक एक चैप्टर वहां पर कराया जा रहा है, सारी वीडियोज आपको वहां पर लाइन से मिलेंगी और एनसीईआरटी के एक एक लाइन को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, मतलब ऐसे एक्सप्लेन करूंगा ना कि जिसमें से कोई भी सवाल नीट का आपका नहीं छूटेगा। इस बात की गारंटी है 1000%। अगर होता होगा तो मतलब उतने परसेंट गारंटी में देता हूं कि अगर आप मेरी वीडियो पढ़ोगे तो मतलब आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। बोर्ड और की तो बात ही ना करो, बोर्ड के सवाल वहीं से आएंगे जहां से मैं बताऊंगा, नीट के सवाल वहीं से आएंगे जहां से मैं बताऊंगा। मतलब एनसीईआरटी इज द मोस्ट इंपोर्टेंट बुक, आपको ये समझा देता हूँ। इसी के लिए मैं यूट्यूब पर पढ़ाने आया हूँ कि हम हिंदी मीडियम वालों को एनसीईआरटी नहीं पढ़ाई जाती, उसी में से नीट का पेपर होता है, तो इसलिए हम क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो मतलब हमें जीतना होता है किसी भी हद पर, मतलब निकालना तो पड़ेगा ना एग्जाम, क्योंकि हम भी आगे बढ़ेंगे, हमें भी हक है ना आगे जाने का। तो चलिए करते हैं शुरू वीडियो को, इसमें हम क्वेश्चंस देखेंगे, बाकी आप प्लेस पे जाकर के पढ़ लेना। हमारा पहला सवाल जिसमें लिखा है सबसे ज्यादा एंजाइम पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सा सवाल हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा एंजाइम आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाएंगे। चार चीजें यहाँ पर लिखी हैं, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनमें से आपको ध्यान रखना है सबसे ज्यादा आपके जो एंजाइम्स होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलते हैं, क्योंकि आपको पता होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपका क्रेब्स साइकिल चलता है। हम आपको पढ़ाएंगे भी क्रेब्स चक्र, जो कि आपका रेस्पायरेशन यानी श्वसन में, कोशिकीय श्वसन में मदद करता है। यहाँ पर आप देखोगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो कि आपकी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन मतलब ऑक्सीकृत फास्फोरिलीकरण में मदद करती होती है। तो ये आपका यहाँ पर उत्तर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है किसके द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया आवश्यक जैविक ऊर्जा प्रदान करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आपकी किसके द्वारा आवश्यक जैविक ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन हमारे हैं, पहला ऑप्शन है शर्करा के विखंडन द्वारा, एनएडीपी के अपचयन द्वारा, टीसीए चक्र के पदार्थों के ऑक्सीकरण द्वारा, 4 नंबर प्रोटीन को तोड़कर। तो भैया ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है आपका ये जो तीसरा ऑप्शन, जिसमें आप देखोगे माइटोकॉन्ड्रिया आपके आवश्यक ऊर्जा जो प्रदान करते हैं, जो टीसीए के पदार्थों के ऑक्सीकरण से चीज़ें निकलती हैं, जैसे कि आपका NADPH2, जैसे कि आपका FADH2, इनको ऑक्सीकृत करके इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर ले जा करके जो क्रिस्टी में होती है वहाँ पर इसको ऑक्सीकृत करके इससे ATP बनाए जाते हैं। वो आप श्वसन वाले चैप्टर में जाकर के आगे पढ़ोगे, ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। उत्तर हमारा यहाँ पर होगा TCA वाला। चलते हैं नेक्स्ट हमारा माइटोकॉन्ड्रियल DNA होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का DNA कैसे होता है, ये थोड़ा सा उलझा हुआ सवाल है, क्योंकि एनसीईआरटी ने वहाँ लिखा है एकल DNA, ये लिखा है एकल DNA मिलता है। तो ये ध्यान रखना, एकल भले ही हो परंतु DNA वो वैसा ही होगा जैसा होता है। लाइक मतलब DNA आपका ऐसा ही होगा जिसमें आपके डबल स्टैंडर्ड DNA होगा, ये दोहरे स्टैंड वाला DNA ही होगा। आप इसे सिंगल स्टैंडर्ड ना समझें, ये आपका डबल स्टैंडर्ड है। दूसरी बात, सर्कुलर होता है, गोलीय DNA पाया जाता है और सिंगल होता है। तो ये ध्यान रखना, नग्न होता है मतलब बैक्टीरिया के जैसा होता है, वर्ताकार होता है, बिल्कुल सही है। द्विरज्जुकी होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, डबल स्टैंडर्ड होता है। तो यहाँ पर हमारे चारों ऑप्शन सही हैं, आपका उत्तर होगा उपरोक्त सही। ध्यान रखना, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, फंस जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी संरचनाएं क्रमशः पादप एवं जंतु कोशिकाओं में लिपिड संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होती है। भैया कौन सी संरचनाएं आपकी पादप और जंतु कोशिकाओं में दोनों में लिपिड के मॉलिक्यूल बनाने में मदद करती है। तो भाई मैंने आपको पढ़ा रखा है, वहां पर जाके देख सकते हैं, आपको इंपॉर्टेंट है सवाल बहुत ज़्यादा। तो यहाँ ऑप्शन थोड़े से अलग है। पहला ऑप्शन है स्मूथ ER, मतलब चिकनी वाली जो आपकी अंतर्द्रव्य जालिका होती है वो, स्मूथ एंड रफ मतलब दोनों, स्मूथ ER एंड स्फेरोसोम। फोर्थ है आपका स्फेरोसोम एंड स्मूथ ER। तो यार थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये चौथा सवाल आपका है इसका उत्तर, मतलब चौथा ऑप्शन आपका आंसर होगा। आपके लिपिड बनाने के लिए स्फेरोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनी हुई ही इस तरह की संरचनाएं होती हैं।
एकल कला से घिरी हुई वो, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो आपकी चिकनी अंत्य प्रदवी जालिका होती है वो आपके लिपिड बनाने में मदद करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन किससे बनेगा, मतलब जो भी चीज़ें आपकी वसायुक्त होती हैं जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, तो इस तरह के हार्मोन जो कि वसायुक्त होते हैं, तो ये सारे बनाने में आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही मदद करती होती है, ये आप ध्यान रखोगे, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है हमारा ये, लाइसोसोम द्वारा हार्मोन युक्त पुटिकाओं का पाचन कहलाता है। तो भैया लाइसोसोम के द्वारा हार्मोन युक्त पुटिकाओं का पाचन क्या कहलाएगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए ऐसा है, आपका एक हार्मोन आपने सुना होगा, थायराइड ग्लैंड होती है, उससे आपका थायरोग्लोबुलिन बनता है। ये तो थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन जो है एक्टिव प्रोटीन नहीं है, इसको एक्टिव थायरोक्सिन बनने के लिए इसके अंदर से कुछ एमिनो एसिड को, कुछ अमीनो अम्लों को हटाना होता है। तो वो इस तरह का एक्टिवेशन, मतलब किसी प्रोटीन का एक्टिवेशन करना या किसी हार्मोन को एक्टिवेट करना, वो आपका क्रीनोफैगी कहलाता है। तो ये थोड़ा सा बाहर का सवाल है, आप याद रखोगे। क्रीनोफैगी आपका लाइसोसोम करता है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम मदद करता होता है। तो उसका काम होता है कि इसमें से थायरोग्लोबुलिन के अंदर से, ऐसी और भी हार्मोन्स हैं, ये तो एक एग्जांपल है कि थायरोग्लोबुलिन के अंदर से कुछ एमिनो एसिड हटा देगा तो आपका थायरोसिन जो है वो एक्टिव हो जाएगा। तो इसको कहते हैं क्रीनोफैगी। तो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट हमारा शुक्राणु, यहाँ पर लिखना चाहिए शुक्राणु का एक्रोसोम किससे उत्पन्न होता है। तो भैया देखिए, ये मान लो आपका शुक्राणु है, शुक्राणु के आगे की जो टिप होती है यहाँ पर आपका कुछ एंजाइम भरे हुए होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एंजाइमों के नाम भी बता देंगे क्या क्या होते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं जोनालाइसिन्स। ये आपके एंजाइम भरे होंगे यहाँ पर, ठीक है। और इनका काम होता है, एग का जब फर्टिलाइजेशन होता है वहाँ पर जो एग के चारों तरफ की मेम्ब्रेन होती है उसको तोड़ने का काम होता है। तो भैया इसको बनाने में कौन मदद करता है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। एक्रोसोम जिसको कहते हैं, इस रीजन को एक्रोसोम आपका कौन बनाएगा, तो आप ध्यान रखोगे एक्रोसोम बनाने में आपकी गोल्गी की वेसाइकल्स का रोल होता है। ध्यान रखना, गोल्गी वेसाइकल्स का रोल होता है। गोल्गी ट्यूब्यूल तो बनाती हैं, जा करके वहाँ जो भरी होती हैं वो गोल्गी वेसाइकल्स होती हैं। तो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखने का, ठीक है ना। चलते नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि भैया स्तनधारियों के माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना। आपको पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं वो बैक्टीरिया जैसे होते हैं, जिन्हें हम 70S राइबोसोम कहते हैं। बैक्टीरिया के अंदर, और सॉरी, बैक्टीरिया के अंदर 70S होते हैं, आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी 70S होते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रियल, वो भी स्तनधारियों का, मतलब मैमल्स का, किसका भैया, मैमल्स का जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा उसके अंदर जो पाए जाने वाले आपके राइबोसोम्स होते हैं वो आपके 55S होते हैं। कैसे होते हैं, 55S, 70S नहीं होते, गलत ना कर देना। अगर स्तनधारियों का पूछा तो 55S लगा के आना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया के प्राथमिक कण क्या होते हैं। तो भैया माइटोकॉन्ड्रिया, ये मान लो उसकी स्ट्रक्चर होती है, ये उसकी क्रिस्टी होती है, मतलब हमें काम जो है वो क्रिस्टी से ही है, तो क्रिस्टी बना ली। क्रिस्टी के अंदर आप देखोगे कुछ इस तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनमें एक पूंछ सी होती है, टेल होती है, ऊपर एक हेड होता है। तो ये टेल वाला जो पार्ट होता है इसको F0 चैनल कहते हैं। बाहर जो होता है ये आपका F1 पार्टिकल होता है। तो ये पार्टिकल ही आपका एक तरह का ATP बनाने वाला एंजाइम होता है जो क्रिस्टी में मिलता है। तो यहाँ पर इसको प्राथमिक कण कहा गया है, F1 पार्टिकल कहा गया है। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है। इसका एक दूसरा नाम भी होता है ऑक्सीजोम, अगर पूछा जाए तो आप बता देना, F1 पार्टिकल को ही ऑक्सीजोम कहते हैं। इसका एक और नाम होता है फर्नांडिस मोरेन पार्टिकल। तो ये ध्यान रखना, फर्नांडिस मोरेन पार्टिकल मतलब F1 पार्टिकल। तो ये आपका ऑक्सीजोम होता है, यही आपका ATP सिंथेज एंजाइम होता है, ये आपका ATP बनाने में मदद करता होता है। इसका उत्तर होगा हमारा नंबर 1, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, TCA चक्रण का क्रियास्थल कहाँ पर इंगित किया जाता है। तो भैया देखिए ऐसा है, TCA चक्र मतलब कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जो कि आपके कहलाती है TCA साइकिल, उसको कहाँ चलती है, सवाल ये कहाँ चलती है वो। ध्यान रखना, ये वही माइटोकॉन्ड्रिया है, मान लो आपका, इसके अंदर ये आपका क्रिस्टी वाला पार्ट होता है, ठीक है ना। ये इस तरह से, इसके अंदर यहाँ पर भरा होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भरा हुआ द्रव्य होता है वो। इस मैट्रिक्स के अंदर जब आपसे बाहर से आप पढ़ोगे आगे जाकर के, बाहर से जो ग्लूकोज टूट करके पायरुवेट बनता है, क्या बनता है, ग्लूकोज टूट करके पायरुवेट बनता है। तो वही पायरुवेट अंदर आकर के एक साइकिल में भाग लेता है, एक चक्र में भाग लेता है, उसको कहते हैं क्रेब्स चक्र। सवाल है क्रेब्स चक्र कहाँ चलता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ऑप्शन है हमारे कोशिका द्रव्य में नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं,
माइटोकॉन्ड्रिया के बाहरी झिल्ली पर नहीं भैया, चौथा आंसर हमारा होगा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, ठीक है ना जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम कहाँ मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, टफ भी है थोड़ा सा, बाहर से तो है नहीं, एनसीईआरटी से ही है, तो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। पर होता ही है, देखिए मान लो जो जब आपका जो ये एमआरएनए होता है, तो एमआरएनए पर आपको पता होगा कि राइबोसोम्स लगे होते हैं इस तरह से, और राइबोसोम्स जो होते हैं ये आपके प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, ये पता होगा आपको। तो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि राइबोसोम की, अगर ये बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया का राइबोसोम 70S है, ये ऊपर वाली यूनिट 50S है, नीचे वाली 30S है। इस राइबोसोम की ऊपर वाली यूनिट में एक आरएनए मिलता है, उसको कहते हैं बैक्टीरिया में 23S आरएनए, 23S rRNA, 23S राइबोसोमल आरएनए। वो rRNA आपका एक राइबोजाइम होता है। राइबोजाइम वो एंजाइम होते हैं जो आरएनए के बने होते हैं, और राइबोजाइम का उसका नाम होता है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। क्या होता है? पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। तो ये पेप्टाइडल ट्रांसफरेज 23S rRNA होता है जो बैक्टीरिया के केस में होता है, 28S होता है यूकेरियोटिक के केस में। ये एक राइबोजाइम है, आरएनए का बना हुआ है, और ये पेप्टाइडल ट्रांसफरेज है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में मदद करता है। देन दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज ध्यान से याद रखना, इंपोर्टेंट है वो। तो सवाल का उत्तर होगा राइबोसोम की बड़ी सब यूनिट, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अर्धस्वायत्त अंग। तो भैया बिल्कुल आसान सा सवाल है, देखो यार माइटोकॉन्ड्रिया इसका उत्तर होगा, क्योंकि जिस अंग के अंदर उसके डीएनए पाए जाते हैं तो वही अंग आपका अर्धस्वायत्त अंग होता है, ठीक है ना। उसका खुद का डीएनए है। क्लोरोप्लास्ट हरित लवक भी आपका खुद का डीएनए रखता है, वो भी आपका क्या है? अर्धस्वायत्त अंग होता है। नेक्स्ट सवाल है किस प्रकार की कोशिकाओं में लाइसोसोम अधिकता से पाए जाते हैं। तो भैया वो कोशिकाएं जिनको खाना होता है, मारना होता है, फैगोसाइटोसिस करनी होती है, वो ज़्यादा लाइसोसोम रखती हैं, ठीक है ना। जैसे कि मान लो आपके बॉडी में पाई जाने वाली फैगो होती हैं मैक्रोफेज, भक्षी कोशिकाएं। मैक्रोफेज को क्या करना होता है? मान लो अपने बैक्टीरिया आ गया तो बैक्टीरिया को मारना होता है, तो उसके लिए इनको चाहिए होता है लाइसोसोम। तो इंपॉर्टेंट है सवाल, ध्यान रखना, उत्तर होगा भक्षक कोशिका यानी मैक्रोफेज। फैगोसाइटोसिस करने वाली कोशिकाओं को कहते हैं भक्षक कोशिकाएं, मैक्रोफेजिज, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल है लाइसोसोम युक्त अस्थि कोशिकाएं कहलाती हैं। जी बिल्कुल, सवाल आसान है पर टफ भी है, ध्यान रखना, एनसीईआरटी से बाहर का है। कुछ कोशिकाएं जो आपकी अस्थियों को तोड़ने का काम करती हैं, खत्म करने का काम करती हैं, तो बोन को तोड़ती हैं, जो बोन तोड़ने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं को कहते हैं ओस्टियोक्लास्ट। बनाने वाली ब्लास्ट होती हैं, तोड़ने वाली क्लास्ट होती हैं। तो जो तोड़ने वाली होती हैं उनके अंदर लाइसोसोम ज्यादा मात्रा में होते हैं, उत्तर होगा ओस्टियोक्लास्ट, याद कर लेना आप, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रोटीन तथा लिपिड, तथा लिखा नहीं गया यहाँ पर, तथा लिपिड का ग्लाइकोसाइडेशन कहाँ होता है? नीट 2020 में सवाल आया था, साइडेशन तो नहीं आया था, साइलेशन आया था, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर साइडेशन आता है तो मतलब ये पूछ रहे हैं लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट का जुड़ना, लिपिड के ऊपर कार्बोहाइड्रेट लगना। अगर ग्लाइकोसाइलेशन कहा जाए तो प्रोटीन के ऊपर कार्बोहाइड्रेट का लगना। ये ध्यान रखना दो बातें, लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट लगे तो मतलब साइडेशन, प्रोटीन के साथ तो साइलेशन। तो ये कार्य गोल्गी बॉडी का होता है। किसका होता है? गोल्गी बॉडी का। एनसीईआरटी में दिया है, वहां साइडेशन नहीं लिखा, साइलेशन लिखा है, तो ध्यान रखना, लिपिड के केस में उसे साइडेशन कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है माइटोकॉन्ड्रिया के ऑक्सीसोम संबंधित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के ऑक्सीसोम किससे संबंधित होते हैं? अभी बात करी थी पीछे हमने, तो वही ऑक्सीसोम तो होते हैं, वो आपके ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से मतलब संबंधित होते हैं। वहां पर आपका एटीपी का फॉर्मेशन होता है, वो भी ऑक्सीडेटिव। तो ये चैप्टर सेशन वाला पढ़ा जाएगा, तो वहां हम पढ़ेंगे अच्छे से पूरा प्रोसेस क्या होता है। आप अभी याद रखेंगे कि ऑक्सीसोम में आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, राइबोफोरिन 1 और राइबोफोरिन 2 किसकी सतह पर पाई जाती है? काफी अच्छा सवाल है। देखिए होता क्या है कि ये मान लो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये न्यूक्लियस के ऊपर लगी हुई है, मतलब न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के ऊपर लगी हुई है, इसके ऊपर आपको राइबोसोम लगे हुए मिलते हैं, ये आपको पता होगा। जो आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है इसके ऊपर राइबोसोम लगे होते हैं। भैया राइबोसोम जहां एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े होते हैं, वहां एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के अंदर कुछ प्रोटीनें मिलती होती हैं, कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स मिलती होती हैं, उनको कहते हैं राइबोफोरिन 1 और 2। ये राइबोफोरिन 1 और 2 प्रोटीन जो होती हैं ये आपके किस काम आती हैं? ये आपके इस पॉइंट पर राइबोसोम को जोड़ने के काम आती है। तो आप ध्यान रखना,
खुरदरी ईआर के अंदर ये मिलती है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, याद रखना है इसको। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स के घटक घिरे रहते हैं। तो भैया गोल्गी कॉम्प्लेक्स के घटक जो होते हैं जैसे सिस्टर्नी, जैसे ट्यूब्यूल्स, जैसे वेसाइकल्स, ये तीनों जो हैं आपके एकल कला से घिरे हुए होते हैं, ठीक है ना। दोहरी कलाएं नहीं होती, इंपॉर्टेंट है। पुटिकाएं भी, नलिकाएं भी, सिस्टर्नी भी सब आपकी एकल कला युक्त होती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा शुक्राणु जनन, बार बार शुक्राणु लिखा है, गलत हो गया ना। शुक्राणु जनन के दौरान गोल्गी शुक्राणु की कौन सी संरचना बनाता है? तो यार ये तो आसान बात है, एक्रोसोम हम पहले पढ़ चुके हैं। इंपॉर्टेंट है, याद करने ना, बहुत ज़्यादा आता है पेपर में, एक्रोसोम, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गोल्गी कॉम्प्लेक्स का मुख्य कार्य क्या होता है? तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स का मुख्य कार्य होता है भाई, ये गोल्गी मान लो आपकी होती है तो ये क्या करती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाली जो चीज़ें होती हैं उनको पैकेजिंग करती हैं, मदद करती है, मॉडिफिकेशन करती है, रूपांतरण करती है, उनके अंदर चेंज करती है, चेंज करके थैलियों में बंद करती है और थैलियों में बंद करके बाहर धक्का देती है, मतलब सेल के बाहर, मतलब सेल को चाहिए तो उसको भी दे देती है, बाहर फेंक देती है, दोनों चीज़ें करती है, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर होगा आपका, स्वरावण के लिए पदार्थों को पैक करना है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, याद कर लेना, सवाल नीट में ये आएंगे जरूर, हम बोल रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट बात है। अभी आपको हमारी वैल्यू का अंदाजा नहीं होगा क्योंकि अभी जरा मामला जमा नहीं है, कुछ दिन बाद तुम्हें लगेगा कि सर जो कहते हैं वही सही है। फॉलो करिएगा, मैं आपकी बहुत मदद करूंगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, कौन सा लाइसोसोम की झिल्ली को स्थायित्व प्रदान करता है? टफ सवाल है भैया। ऐसा है कि जो लाइसोसोम होते हैं वो सुसाइडल बैग होते हैं, खुद फट सकते हैं, ठीक है ना, खुद फट सकते हैं। ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो लाइसोसोम एकदम फट जाएगा और सारे एंजाइम इसके अंदर जो भरे होते हैं ना बाहर निकल जाएंगे और कोशिका मर जाएगी। इसलिए कहते हैं इसे आत्मघाती थैली, ठीक है ना, इसलिए कहते हैं आत्मघाती थैली, सुसाइडल बैग कहते हैं। तो यार ध्यान रखना, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है ऐसे तो वो रोड टूटी रहेगी, तो इसकी मेम्ब्रेन को टूटने से बचाने के लिए क्या चाहिए होता है? तो उसको कहते हैं कोर्टिसोन। कोर्टिसोन इज अ हार्मोन, एक हार्मोन है ये आपकी लाइसोसोम की मेम्ब्रेन को टूटने से बचाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद कर लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन झिल्ली को फटने से रोकता है? वही सवाल है, वापस से उत्तर लेकिन यहाँ इस बार दूसरा होगा। तो ऑप्शन में आपका है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल वैसे भी मेम्ब्रेनों को, जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, कलाएं होती हैं, उनको टूटने से बचाता है, स्टेबिलिटी, स्थायित्व प्रदान करता है कोलेस्ट्रॉल वैसे भी। तो यहाँ ध्यान रखना है कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो आपका मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी देता है, वो इसको फटने से रोकता है। तो कोर्टिसोन भी हो गया आंसर, कोलेस्ट्रॉल भी हो गया, दोनों चीजें होगी जो लाइसोसोम को तोड़ने से रोकती है। ऑक्सीजन की कमी होगी तो लाइसोसोम की मेम्ब्रेन फट जाएगी, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल है, GERL किसके जैव निर्माण से संबंधित होता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भैया। GERL सिस्टम जो होता है वो लाइसोसोम के बनाने के संबंधित होता है, मतलब गोल्गी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम, मतलब तीनों चीजें जो है वो आपकी संबंधित है किस चीज से? लाइसोसोम के फॉर्मेशन से। तो इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आ जाता है GERL सिस्टम किसमें काम करता होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अंकुरण के दौरान कौन सा कोशिकांग वसीय अम्ल को वैले कार्बोहाइड्रेट में रूपांतरित करता है? तो भैया देखिए ऐसा है, मान लो ये सीड है, कोई कैस्टर का, अरंड का सीड है, अरंडी, ठीक है, कैस्टर भी कहते हैं। इसकी जो भ्रूण पोष होती है उसमें वसा संचित होती है। तो जब आपका सीड उगेगा, जर्मिनेट करेगा, तो इसको वसाएं तोड़नी पड़ेंगी। तो उस टाइम पर कौन इसकी मदद करता होता है? आप ध्यान रखना, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ग्लाइओक्सिसोम। ये ग्लाइओक्सिसोम जो है आपका, ये फैटी एसिड्स के, वसीय अम्लों के, फैटी एसिड के बीटा ऑक्सीकरण में मदद करता है। जब भी कभी इसका सवाल आएगा तो उसका उत्तर यही होगा, फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन ही उसका उत्तर होता है। कभी भी इसका सवाल आएगा तो आपको लगाना है यही। तो थोड़ा टफ था पर ध्यान से देख लिया, हमने वसीय अम्ल पूछा था तो उत्तर यही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, लाइसोसोम की झिल्ली पर पाए जाने वाले लेबलाइजर्स क्या होते हैं? मतलब वही जो उसको तोड़ते हैं, लेबलाइजर्स। पीछे हमने स्टेबलाइजर्स देखे थे जो स्टेबल करते थे, जो स्थायी करते थे, पर जो अभी तोड़ते हैं उनकी बात कर रहे हैं। ध्यान रखना, देखो कोलेस्ट्रॉल तो नहीं हो सकता, कोलेस्ट्रॉल नहीं हो सकता, कोलेस्ट्रॉल नहीं हो सकता। तो भैया इंपॉर्टेंट है आपका सवाल ये, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन जो है ये आपके लिबलाइजर्स हैं, मतलब ये लाइसोसोम की मेम्ब्रेन को तोड़ते हैं, प्रमोट करते हैं, तोड़ने को बचाते नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है वही फिर से, कोशिका के अर्ध स्वायत्त अंग कौन से होते हैं? तो आपको पता है कोशिका के अर्ध स्वायत्त अंग आपके हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। इनके पास अपना खुद का DNA होता है, वो भी बैक्टीरिया के जैसा। तो ये इसलिए आपके अर्ध स्वायत्त होते हैं, मतलब कुछ काम अपना खुद करते हैं, कुछ आपका कोशिका के DNA से कराते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट सवाल है क्लोरोप्लास्टों के भीतर क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? भैया क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमें पता है कि ये होती है ग्रेनम, जो कि थैलेकोइड ग्रेनम बनाती हैं। तो थैलेकोइड की जो मेम्ब्रेन होती है ये इसके अंदर छोटी छोटी स्ट्रक्चर मिलती है, उनको कहते हैं क्वांटासोम। भैया एक क्वांटासोम के अंदर 230 क्लोरोफिल के अणु होते हैं। तो उत्तर क्या होगा भाई? ग्रेनम, पायरनॉइड स्ट्रोमा, ग्रेनम तथा स्ट्रोमा दोनों वही ग्रेनम है भाई। ठीक है, ध्यान रखना, इसका उत्तर क्या होगा? ग्रेनम। थैलेकोइड होता तो फिर थैलेकोइड भी हो जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? तो वही माइटोकॉन्ड्रिया के देख लेते हैं क्या क्या लिखा है। बाहरी झिल्ली एक झिल्ली जैसी होती है। बाहरी झिल्ली सभी प्रकार के अणुओं के लिए पारगम्य होती है। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण श्रृंखला के एंजाइम बाहरी झिल्ली में अंतस्थापित होते हैं। तो भैया देखो, इन्होंने सत्य नहीं है पूछा है, आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण श्रृंखला ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, आपकी माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर वाली मेम्ब्रेन में मिलती है, बाहरी में नहीं मिलती। बिल्कुल ध्यान रखना, क्रिस्टी जिसे कहते हो उसमें मिलती है। अंत मेम्ब्रेन कहा गया तो अंत मेम्ब्रेन लगाओगे। ये स्टेटमेंट यहाँ गलत है और यही इसका उत्तर होगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीसोम की F1 उप इकाई क्या होती है? तो भैया वो उसका हेड होती है, वो उसकी स्ट्रक्चर इस तरह की होती है आपकी कुछ। ये बाहर वाला यूनिट F1 होती है, F1 ये आपकी F0 पार्ट होता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आप आगे जाकर के पढ़ोगे, याद रखना, उसका शीर्ष होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा ऑक्सीसोम, ये तो हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के भाग में, किस भाग में सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम मिलता है? दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज, इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्रेब्स चक्र का एंजाइम है, क्रेब्स साइकिल का। और क्रेब्स साइकिल का एंजाइम कहाँ मिलेगा? मैट्रिक्स में। परंतु ये एक ऐसा एंजाइम है जो भाग तो लेता है क्रेब्स चक्र में, लेकिन होता है आंतरिक झिल्ली में। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा गलत होता है ये सवाल, इतना बार आता है। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। पूछते हैं सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज जो कि आपका क्रेब्स चक्र में भाग लेता है, वह कहाँ पाया जाता है? तो बच्चे सोचते हैं बिल मैट्रिक्स में होता होगा, क्योंकि क्रेब्स चक्र तो वहीं चलता है। तो ध्यान रखना, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में लगा हुआ पाया जाएगा। ठीक है ना? तो भाई ये थे हमारे आज की वीडियो के क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। नहीं भी अच्छे लगे होंगे तो आपको याद ही करने हैं फिर भी, क्योंकि आपके पेपर में आएंगे। अच्छा लगने जैसी बात तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम आपका है और मतलब आपके एग्ज़ाम के लिए इससे महत्वपूर्ण कुछ नहीं हो सकता कि आपको कोई आकर के पढ़ा रहा है। ठीक है ना? आप ध्यान रखना, आप बस मेरा साथ दोगे, मैं आपका साथ दूंगा, मतलब बने रहेंगे दोनों आपस में। कमेंट लिख देना अगर कोई बात हो तो, मतलब कुछ कहना हो, पूछना हो तो लिख देना। इन क्वेश्चन की PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, वहाँ से उठा लेना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ में, जो कि आपके अभी कोशिका वाले चैप्टर से ही चलेंगे। साथ ही साथ प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर वाइज वीडियो आती रहेंगी, कॉन्सेप्चुअल वीडियो जो कि मैं बोर्ड में बनाऊंगा वो भी आती रहेंगी। ठीक है ना? तो भैया चैनल को कर दें सब्सक्राइब, भाई को कर दें सपोर्ट। थैंक यू सो मच।